दोस्तों एक समय था जब बिहार को लोग चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का आविष्कार, वाल्मीकि की रामायण, नालंदा का ज्ञान, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर और भी ढेरों ऐसी चीजों के लिए जाना करते थे जिसने भारत को एक सोने की चिड़िया बनाया। लेकिन आज बिहार को लोग हैं लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, लोएस्ट लिटरेसी रेट, वर्स्ट परफॉर्मेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाई फर्टिलिटी रेट, कास्ट पॉलिटिक्स, गुंडा राज, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जैसी चीजों से लिंक करते हैं। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? इस चीज को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि भारत की सभी मेजर प्रॉब्लम्स की तरह ही बिहार के डाउनफॉल की नींव भी ब्रिटिशर्स ही रख कर गए थे। बिहार का डाउनफॉल स्टार्ट होता है 1793 में, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया, जबकि मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस के अंदर ब्रिटिशर्स रियोतवारी सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स वसूला करते थे। अब इन दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस ये था कि रियोतवारी सिस्टम के अनुसार आपको उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा जितना आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट है, लेकिन 1793 में बिहार के अंदर इंप्लीमेंट किए गए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अनुसार अब बिहार के किसान अपने एग्रीकल्चरल आउटपुट के बेसिस पर नहीं बल्कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स ब्रिटिशर्स को पे करेंगे। बिहार की मैक्सिमम पॉपुलेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम था एग्रीकल्चर, और अब चाहे बारिश हो या ना हो, फसल अच्छी हो या ना हो, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स किसानों को ब्रिटिशर्स को देना ही होता था। इससे एक चीज और भी हुई कि जो किसान टैक्स नहीं दे पाते थे उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती थी, और ये चीज इतने सालों तक चली कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने तक बिहार की इकोनॉमी की बैकबोन किसान पूरी तरह पॉवर्टी में डूब चुके थे। और फाइनली जब आजादी के बाद बिहार को जमींदारी सिस्टम से राहत मिली, तभी अनफॉर्चुनेटली दूसरी मुसीबत बिहार के सर पर आकर खड़ी हो गई, जो थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। दोस्तों बिहार जब पहले यूनाइटेड था, जिसमें आज के समय का झारखंड का एरिया भी मौजूद है, उसमें आयरन ओर के ह्यूज डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं। आयरन ओर वही मिनरल है जिससे आज के समय में आयरन और स्टील की लगभग सभी चीजें बनाई जाती हैं। तो अब नॉर्मली ये होना चाहिए था कि जब ह्यूज डिपॉजिट्स बिहार में अवेलेबल हैं तो वहीं पर कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज सेटअप करें, वहीं से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाए, उनसे जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं उनको बनाकर पूरे देश भर में और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन 1952 में इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि नेचुरल रिसोर्सेज अब पूरे देश भर में हर स्टेट के पास तो अवेलेबल है नहीं, तो अगर फैक्ट्रीज सिर्फ वहीं पर लगेंगी जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो पूरे देश भर में इंडस्ट्रीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी आयरन और बिहार से एक्सट्रैक्ट करती है, फिर उसे प्रोसेस करने के लिए अपनी फैक्ट्री हरियाणा में लगाती है, तो रॉ मटेरियल बिहार से हरियाणा लाने के लिए उसको एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठाना पड़ेगा। और फिर अगर वो कंपनी देश के बाहर अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो उसको फिर वो माल अपना ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे स्टेट में जहां पर सी पोर्ट्स हो, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र। और इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, और इसी के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसके तहत आप देश भर में कहीं भी अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, और उसके लिए जो बिहार से आयरन और ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा आएगा उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी। और अब जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रही, तो सभी कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री वहां एस्टेब्लिश करी जहां से सी पोर्ट्स सबसे ज्यादा नजदीक हों। अब इससे बिहार के मिनरल्स को तो एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन फैक्ट्रीज जो हैं वो बिहार में कभी सेटअप नहीं हुई, बिहार के लोगों को कोई जॉब्स नहीं मिली। और ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1993 तक रही। 1993 में इसको विड्रॉ तो कर लिया गया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने भी ऑन रिकॉर्ड ये बोला था कि इस पॉलिसी के चलते बिहार और बाकी ईस्टर्न स्टेट्स ने अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पूरी तरह खो दी। जहां 1960 में बिहार का पर कैपिटा इनकम इंडिया के पर कैपिटा इनकम का 54% था, वो आज गिरकर 34% रह गया है। इसकी मेजर वजह थी यही फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसके चलते अगर आप देखो तो आज बिहार के अंदर कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं है, बावजूद इसके कि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा चीप लेबर मौजूद है, लेकिन वो लेबर स्किल्ड नहीं है। एक समय पर इंडिया के पूरे शुगर प्रोडक्शन का 40% शेयर अकेले बिहार के पास था, वो आज घटकर सिर्फ 4% रह गया है। एक और चीज जो बिहार के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बनी, वो है वहाँ की पॉलिटिक्स। बिहार के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि बिहार ने पिछले 70 सालों में 40 सीएम देखे हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज एक चीफ मिनिस्टर केवल 1.5 ईयर्स ही सर्व करता है बिहार में। और इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने से दो चीजें होती हैं। पहली ये कि इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होने की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बजाय सिर्फ शॉर्ट टर्म वोट्स पर ध्यान देती है। कोई भी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म विजन नहीं रख पाती। उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि हम किसी तरह अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर ले, और ज्यादा हो तो अगली बार जीत जाए बस। क्योंकि नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये सभी चीजों में टाइम लगता है। लेकिन जिस राज्य की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा गरीब हो, वहां पर फ्री की चीजें बांटकर, सब्सिडीज देकर या फिर पैसे खिलाकर वोट लेना बहुत ही आसान है। और इसी से कनेक्टेड दूसरी चीज है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ आती है, वो है करप्शन। क्योंकि देखिए इन सभी चीजों में पैसे खर्च होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी चलाना बहुत ही महंगा खेल है, और सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलता है बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट से। और बिहार के अंदर इन दोनों ही तरह के लोगों की इतनी ज्यादा कमी है कि फिर
फिर आखिरी रास्ता बचता है करप्शन। तो ऐसे राज्य के अंदर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से वैसे ही सबसे ज्यादा कम फंड्स मिलते हैं, उसके ऊपर से अगर करप्शन और बढ़ने लगे तो फिर राज्य के अंदर पैसा ही नहीं बचेगा। और इन सभी के चलते बिहार दूसरे नंबर पर आता है ब्राइबरी और करप्शन के मामलों में। और इसी तरह के एक स्कैम के चलते 3000 में से 2000 राइस मिल्स बंद हो गई थी बिहार के अंदर। और इन सभी की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बिहार 26 नंबर पर आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में ये बिहार इसलिए भी पीछे है क्योंकि बिहार की 80% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और इन फार्मर्स की लैंड ओनरशिप काफी छोटे हिस्से में है। तो अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करनी है बिहार के अंदर, जिसके लिए फॉर एग्जांपल उसको 100 एकड़ की जमीन चाहिए, तो करीब 100 लोगों को उसको कन्विंस करना पड़ेगा अपनी जमीन देने के लिए। साथ ही जो इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इन सब की हालत भी बिहार के अंदर काफी ज्यादा खराब है। इसके अलावा जो बिहार का पिछड़ा हुआ होने की सबसे बड़ी वजह है वो है लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। बिहार का लिटरेसी रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा कम है। हर साल आप न्यूज में देखते रहते हो कि बिहार के अंदर जो टॉप करता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है और वो कुछ बेसिक सवालों के जवाब भी नहीं दे पाता। प्राइमरी एजुकेशन की हालत और भी ज्यादा खराब है। यहाँ पर काफी सारे टीचर्स तो ऐसे हैं जिनको ABCD भी ढंग से नहीं आती, क्योंकि बिहार ने टीचर्स अपॉइंट करने के लिए शिक्षा मित्रा अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू किया, जिसके चलते जिन लोगों ने कभी टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई ही नहीं किया उन लोगों को भी एज अ टीचर्स अपॉइंट कर लिया गया। बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतनी बुरी तरह से फेल हुआ है कि 2015 में बिहार के साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ से जब केमिस्ट्री के कुछ बेसिक सवाल पूछे गए तो वो उनका भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। पीरियोडिक टेबल में मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम वो कैसे? एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? और इस कंट्रोवर्सी के बाद जब 2017 में स्ट्रिक्टली एग्जाम कंडक्ट करवाए गए तो 64% स्टूडेंट्स बिहार में फेल हो गए। अब जिस स्टेट का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो, वहाँ की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? और इन सब चीजों के अलावा एक चीज और है जिसने बिहार को हमेशा पीछे धकेला है, वो है क्राइम। दोस्तों, बिहार में गुंडा राज है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर डेटा की बात करें तो बिहार लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में, अटैक ऑन पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में देश में फर्स्ट नंबर पर आता है। इसके अलावा मर्डर्स में, राइट्स में, अटेम्प्ट टू मर्डर में, डाउरी रिलेटेड केसेस में, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में सेकंड नंबर पर आता है। और इसके अलावा जो भी क्राइम आप सोच सकते हो उसमें बिहार टॉप की लिस्ट में आपको जरूर मिलेगा। तो जिस राज्य में एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो, क्राइम रेट्स हाई हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, इंडस्ट्रीज ना हो, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? पर देखिए, ये नहीं है कि बिहार में चीजें ठीक नहीं हो सकती। इनफैक्ट ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि बिहार में कोई चीजें ठीक करना नहीं चाहता, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एक राज्य को कितना ज्यादा बदल सकती है वो बिहार के ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से सभी लोग देख रहे हैं। एक समय था जब इन्हीं सभी नेगेटिव चीजों में बिहार के साथ उत्तर प्रदेश भी उसी तरह से खड़ा होता था जिस तरह मुन्ना भाई के साथ सर्किट। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन की विल ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो बिहार की पूरी कंडीशन पर आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।